नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे सत्ता के लिए पंच परिवर्तन के दायित्व की। जी हां, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली कम सीटों के बाद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को टक्कर देने के लिए आरएसएस सामाजिक समरसता और वैचारिक रणनीति पर काम कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पंच परिवर्तन की बात कही है। इसका मतलब यह है कि समाज में 5 बुनियादी बदलाव लाना, जिनमें परिवार जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्य के पंच परिवर्तन के सहारे बीजेपी और संघ 2027 की तैयारी में जुट गई है। यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवकों को जो संदेश दिए हैं, उससे यही लगता है कि उसे अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल की काट मिल गई है। मोहन भागवत ने एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात दोहराई है। यह नारा उसी कोशिश का प्रतीक है जो दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की दिशा में की जाती है। यह पहल सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि इससे पीडीए जैसे समीकरणों को सामाजिक स्तर पर चुनौती मिल सकती है। यह रणनीति खासकर दलितों और पिछड़ों को यह संदेश देने का माध्यम बन सकती है कि उनकी सामाजिक भागीदारी हिंदू एकता का हिस्सा है। यह उस सामाजिक समीकरण के लिए बड़ा झटका है जिस पर अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल खड़ा है। तो सत्ता के लिए पंच परिवर्तन, क्या अब इसी के आधार पर और इसी के सहारे के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार यूपी फतह करने की तैयारी में जुटी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अब चूंकि यूपी में 2027 को विधानसभा चुनाव होने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी तैयारी तो शुरू कर ही दी जानी चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह माना जाता है कि वह 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और इसीलिए उसने आरएसएस का साथ लेकर अभी से तैयारियों को धार देने की कोशिश भी शुरू कर दी है। और इन सब के मध्य में गौर करने वाली बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बात की है, जिन्होंने पंच परिवर्तन के बारे में बातचीत की है। समाज में 5 बुनियादी बदलाव लाकर क्या हिंदू एकता को साधने की यह कोशिश है? भागवत ने एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात दोहराई है, तो क्या दलितों पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की यह कोशिश है? दलितों और पिछड़ों को एक साथ लाकर हिंदू एकता की एक नई मिसाल बनाने की रणनीति है? और क्या पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की उन्हें काट मिल गई है और हिंदू एकता क्या पीडीए की रणनीति को झटका दे सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब तमाम सियासी समीकरण साधने के लिहाज से राजनीतिक पार्टियां जुटती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अब चूंकि आरएसएस और बीजेपी का साथ और प्रगाढ़ हो गया है, हालांकि 2024 के आम चुनाव में यह डिबेटेबल था कि भाई आरएसएस बीजेपी का साथ उस तरह से दे रहा है क्या जैसा देते आया है, और क्या उसी के वजह से 2024 के आम चुनावों में काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और यह नुकसान इतना बड़ा था कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आने के लायक भी या काबिल भी नहीं बची थी और उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ा है। और इसीलिए क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की गई, जिसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा गया। और इससे यह साफ पता चलता है कि यही फॉर्मूला और इसी गठजोड़ के तहत आगे की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में साधी जाएगी।
तो सत्ता के लिए पंच परिवर्तन, और अब यह नया नारा या नया इशारा, और क्या इसी के तहत अब आगे की राजनीति की जाएगी उत्तर प्रदेश के चुनावी किले को फतह करने के लिए? इसी के ऊपर सबकी नज़र बनी हुई है। और समाज में जो 5 बुनियादी बदलाव लाकर हिंदू एकता को साधने की कोशिश की जाएगी, या जिसकी शुरुआत कर दी गई है एटलीस्ट इस नारे के साथ, तो उससे क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले की कार्टूनें मिल गई है? इसके ऊपर लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। और समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले समीकरण के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के पंच परिवर्तन वाले समीकरण में कौन ज्यादा तेज और सटीक साबित होगा, जो विधानसभा चुनाव आगामी उत्तर प्रदेश के उसमें किसी की तकदीर बदल सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत पासी साहब आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि रडार पर आप ही को रखा गया है। सूखा भी आप ही के लिए है सत्ता में, और आप ही के समीकरण को काटने की कोशिश अब आरएसएस और बीजेपी मिलकर कर रही है। हालांकि वह अलग विषय है कि वह कितना सफल हो पाएगी, लेकिन इसी सहारे लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की फिराक में तो ज़रूर है। आप भी पीडीए की राजनीति करते हैं, और अब क्या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसके तहत एक अहम लाइन को दोहराते हैं, एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान, क्या इससे हिंदू एकता को साधने की कोशिश है? और क्या समाज के हर तबके को यदि हिंदू बना करके पोर्ट्रे पेश किया गया, ऐसे में तो सर आपकी राजनीतिक ज़मीन खो जाएगी। आप सचेत हैं? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आगे की राजनीति कैसे कीजिएगा और कैसे 27 में सत्ता में वापसी कीजिएगा? इसी सवाल के साथ पासी साहब, शुरुआत आपसे। देखिए कुणाल साहब, इन्होंने अगर कोई काम किया होता, बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने अगर कोई काम किया होता, तो ये आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जाते। ये बिल्कुल साफ है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए ये नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। अब जैसे इनका एक शब्द है सामाजिक समरसता, अगर भाजपा के प्रवक्ता हमारी बात सुन रहे हो तो हम चाहेंगे कि वो हमें इसके बारे में बताओ कि सामाजिक समरसता क्या है। और अब इनका जो है पंच परिवर्तन, जैसा कि आपने कहा कि पंच परिवर्तन, अब पंच परिवर्तन ये लावे या कुछ भी लावे, हम लोगों की समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग पीडीए पे ही काम करेंगे, और आने वाले दिनों में जब चुनाव आएगा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। देखिए, हम सामाजिक न्याय को लेकर चलेंगे, समानता को लेकर चलेंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता की हम बात करेंगे, जिससे ये बहुत दूर हैं बीजेपी के लोग। ये इसकी बात नहीं करते हैं। ये समानता के जगह पे इनका एक शब्द है समरसता। तो ये समरसता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। और पीडीए का समाज जो 85-90% का है, वो हमारे साथ है। और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नाम दिया है पीडीए, ये जब हमने इनको उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर किया था 1993 में, तो इसका नाम उस समय कहा जाता था बहुजन समाज। अब नाम में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, नया नाम ये है, बाकी चीजें वही हैं। जैसे हमने इनको
1993 में सत्ता से बाहर किया था, वैसे हम इनको आने वाले 2027 में बाहर करेंगे। जी सर, आप इशारा कर रहे हैं पासी साहब वो आपके हैं, तो आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको वोट देते तो फिर आपको तो सत्ता से कोई बेदखल कर ही नहीं सकता था। वो आपको वोट भी दे रहे हैं, क्या उनसे वोट कैसे पाइएगा, यह कैसे सुनिश्चित कीजिएगा? कुणाल साहब, अगर वो हमें वोट न देते तो जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम 37 सीटें कहां से जीतते? नहीं, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, विधानसभा चुनाव तो 22 के बाद अब 27 में होगा। उसके पहले तो कोई विधानसभा चुनाव हुआ नहीं। 22 में भी आपको वैसा वोट नहीं मिला, 17 में भी आपको वैसा वोट नहीं मिला। आपके लिए तो सत्ता का सूखा बड़ा है ना सर। देखिए कुणाल साहब, वो 22 में हमने बताया ना कि करीब 40-42 विधानसभा की सीटें हम जो है 1000 से कम वोटों से हार गए। तो आप कैसे 1000 से ज्यादा वोट से हराइएगा, ये सोच रहे हैं? नहीं, उस पे हमने काम किया है ना, उस पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान या धार्मिक चीजों का हम सहारा नहीं लेते हैं। हम केवल हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, पूरे भारतवासी हमारे हैं, वो किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, हम सबको समान समझते हैं। हमारी पार्टी सबको समान समझती है और सबको साथ लेकर हम चलना चाहते हैं। ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं। अब रुख शशिकांत तिवारी साहब आप ही का करते हैं। सर देखिए, पंच परमेश्वर हम लोगों ने सुना था, ये पंच परिवर्तन क्या है यह भी बता दीजिए। और आप भूल न जाएं, इसलिए एक बार आपको याद दिला देते हैं कि पासी साहब ने भी आपसे एक सवाल पूछा है, यह भी बता दीजिएगा कि सामाजिक समरसता क्या होता है। समानता तो वो करते हैं, सामाजिक समरसता क्या है, इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। ये जो आरएसएस और बीजेपी साथ मिलकर अब चुनाव की तैयारी कर रही है उसके बारे में तो आप बोलिएगा ही। बोलिए सर। जी देखिए, जो पंच परिवर्तन है या पंच प्रण है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना कार्य पद्धति है, जिसपे वो काफी समय से काम कर रही है। और ये कोई नया नारा नहीं है, कोई नया कार्य पद्धति नहीं है। ये इस पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी समय से इस पे काम करता है, जिसको और मोहन भागवत जी ने मजबूत करने का संदेश दिया है। दूसरा, सामाजिक समरसता अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक समरसता वो है कि एक साथ घुल मिल करके एक साथ हम रहें, समाज में कोई जाति के नाम पर हमारा बंटवारा न कर सके, जाति जनगणना के नाम पे हमारा कोई बंटवारा न कर सके। हम सब एक हैं, जातियों की बात ना हो। हम सब जो हमारे राष्ट्र के अगर हिंदू हैं तो हिंदू एक हो, सब हिंदू हैं, उसमें कोई जाति विशेषता वाली कोई बात ना हो। तो ये सामाजिक समरसता है कि एक दूसरे के साथ हम भोजन करें, एक दूसरे के साथ हम बैठ करके अपने दुख सुख की बातें करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आवे, एक दूसरे का हम हालचाल लें सदैव। तो ये सामाजिक समरसता का कार्य हमारे देश में सदैव रहा है। मुगल और अंग्रेजों के पहले तो हमेशा सामाजिक समरसता रही है, जातियों की कोई बात नहीं थी। वो तो जब मुगल आए उसके बाद से अंग्रेजों ने जाति जनगणना करी और जात जनगणना करके सारी जातियों को अलग कर करके आपस में लड़ा दिया। आज भी कुछ लोग हैं जो जात सरोज इसी पे काम कर रहे हैं, उनका पैसा इसी पे खर्च हो रहा है कि जात जनगणना कराया जाए और इसको आपस में लड़ाया जाए। तो वो मोहन भागवत जी ने संदेश दिया है कि भाई सामाजिक समरसता के अनुसार जैसे पहले हमारे देश के लोग रहते थे वैसे रहने की आवश्यकता है। और ये पंचप्राण पंच परिवर्तन जो है ये समाज को बांधने वाला है। तो सर ये वाला जो स्लोगन अगर चल गया तो घोर समस्या जो भारत में जातिवाद की उसका तो आप समूल नाश कर दीजिएगा और उसके इर्द गिर्द जो राजनीति हो तो जीरो हो जाएगी। और हमें भी पता है कि राजनीति की जमीन बिना जातिवाद के तो चलती नहीं है। इतना आसान है क्या? बिल्कुल समूल नाश होना चाहिए। आसान तो नहीं है, क्योंकि आसान नहीं, ये लोग बार बार बीच बीच में दिखा देते हैं कि आसान नहीं है, लेकिन जात का नाश हो जाना चाहिए। और जिस दिन जात का नाश हो गया उस दिन भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र पहले से था और अभी है, आगे भी रहेगा। उसमें कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे हिंदू मिलकर के एक रहेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो सामाजिक समरसता यही है कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। कोई बाहरी आक्रांता आकर के हमारे ऊपर आक्रमण न करे, इसलिए सामाजिक रास्ता एक स्मशान, उन्होंने एक लाइन पुनः दोहराया है कि हमारा एक स्मशान हो, एक मंदिर हो, एक हमारा कुआं हो।
एक कुआं हो। तो ये है सामाजिक समरसता कि हम एक जगह बैठे, एक जगह पानी पिए, एक जगह हम अपने दुख सुख की बात करें। और यही कुआं से हमें वह भी याद आ जाता है कि एक कहानी था ठाकुर का कुआं, उस पर भी खूब राजनीति हुई है यदा कदा। खैर पासी साहब, एक मिनट हाँ, सुन बोलिए लीजिए। बोलिए सर। ठाकुर का जो कुआं है, इस पर एक लाइन सुन लीजिए। हाँ, मनोज झा साहब का वह स्पीच खूब याद आता है राज्यसभा में, बोलिए। देखिए, ये राज्यसभा में जो लाइन दी गई है, ये हमारे वामपंथी इतिहासकारों की देन है। ये हमारे मुगल अंग्रेजों के बाद ये आया कि वामपंथी इतिहासकारों से लिखवाया गया, गढ़वाया गया, वैमनस्यता फैलवाई गई, और अंग्रेज यही चाहते थे। उसी लाइन को आजादी के बाद वामपंथियों ने आगे बढ़ाया, खूब इतिहास लिख लिख करके। कभी कोई ऐसा नहीं था। हम एक ठाकुर के कुएं पे ही सब पानी पीते थे, हम सब एक साथ थे, ठाकुर के साथ थे, सब ठाकुर हमारे साथ थे, सब एक साथ थे। लेकिन इन वामपंथी इतिहासकारों ने देश का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने जानबूझ करके ये लिखते हैं। हाँ, ठीक है, ये वामपंथी इतिहासकारों की देन है। ठीक है पासी साहब, देखिए आपकी जो क्वेरी थी, उस क्वेरी को भी तिवारी साहब ने एड्रेस किया। कितने हद तक आप संतुष्ट हो पाए वह आपका विवेकाधिकार है। ओवर टू यू, आपका काउंटर सर। देखिए कुणाल साहब, इनकी बातें जो है, भाजपा के प्रवक्ता की बातें जो है, सब बनी बनाई है। हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसमें कुत्ते पी सकते थे, बिल्ली पी सकते थे, चिड़िया पी सकती थी, जानवर पी सकते थे। यही बेकार की बात आप करते हैं। आप सच्चाई से कतराते हैं। आप बोले, मैं नहीं बोला, इसलिए सुनने की क्षमता रखिए। एक मिनट तिवारी साहब, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप भी बोले। मैं नहीं बोला। हाँ ठीक है, बोलिए पासी साहब। बोले, मैं नहीं बोला। ठीक है, तिवारी साहब फिर जवाब देंगे बाद में। हाँ, तो अगर कोई भेदभाव नहीं था तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये आंदोलन कैसे करना पड़ा कि तालाब में हम भी पी सकते हैं? एक बात। दूसरी चीज, जात किसने बनाई? जात अंग्रेजों ने नहीं बनाई है, जात आर्यों ने बनाई। जात अंग्रेज नहीं लेके आए थे, जात अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, आर्यों ने जात बनाई। तीसरी चीज, बाबा धाम जो इस समय झारखंड में है, जहां लोग बोल बम का नारा लेके जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, वहां पे साफ साफ लिखा था अंग्रेजों के जमाने से कि अछूतों का प्रवेश वर्जित है। जब झारखंड बिहार में था, वहां पे जब कर्पूरी ठाकुर साहब वहां के मुख्यमंत्री हुए हैं तो बाकायदा अध्यादेश लाए हैं, उसके बाद वो बोर्ड हटा है वहां से। और काशी विश्वनाथ में भी दलितों के जाने के लिए रोक लगी थी, उसके लिए राजनारायण जी ने आंदोलन किया है। अगर ये हम तो कह रहे हैं ये जात खत्म कर दें, क्यों नहीं खत्म करते हैं? आप शासन सत्ता में है, आप क्यों लेकर रखिए भारतवासी, हिंदुस्तानी, आप जात खत्म कर दीजिए ना। क्यों नहीं खत्म करते भाई? हम थोड़ी खत्म करेंगे, हम तो उसमें है, विपक्ष में। आप सत्ता में है तो आप जात खत्म कर दीजिए। ठीक है पासी साहब। तिवारी साहब, लेकिन देखिए वर्ण व्यवस्था तो बहुत पहले से है, वो सब उसके बारे में जानते हैं, और आप जात खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वही जातिवादी सर्वे कराने वाले नीतीश कुमार के साथ आप हाथ मिलाकर बिहार में सरकार भी चला रहे हैं। अगला मुख्यमंत्री भी हो सकता है आप उन्हीं को घोषित करें, हालांकि वो भी पर्दे के पीछे है। तो सर आप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं क्या? इसके ऊपर भी तो सवालिया निशान है। बोलिए सर। देखिए, एक दो बातें हैं, बड़ी तकनीकी बातें हैं कि जाति को खत्म करना। अभी तो देखिए लोकसभा चुनाव में किस तरह से इन लोगों ने कहा आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, और उसका देश के लोगों को बरगलाने का काम किया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेके चली आई। तो अभी इतना जल्दी किसी को समझाना पड़ेगा कि जाति खत्म होने से क्या फायदा है। ये एक लंबा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है कि कानून बना दिया और खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लंबा विषय है। जब तक सामाजिक समरसता को लोग समझेंगे नहीं, आपस में मिल बैठ लोग ही खत्म करेंगे, ये लोग ही खत्म। एक बात। दूसरे, एक झूठ ये लोग फैलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको अम्बेडकर नाम किसने दिया? एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनको नाम दिया। उनको बड़ौदा के राजा से विदेश का फेलोशिप दिलवा करके उच्च शिक्षा दिलवाई। हाँ, जो कुरीतियां फैली थी वो उसको सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं कि जो कुरीतियां फैली थी समाज में, जो फैलवाया गया था,
मुगल ने फैलाया, अंग्रेज ने फैलाया, वामपंथियों ने फैलाया, देश की आजादी के बाद कुछ हद तक कांग्रेस ने जिन चीजों को फैलाया उससे निजात पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आह्वान किया था। और अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि जो शूद्र वर्ण व्यवस्था के शूद्र हैं उनसे आज के अनुसूचित जात से और दलित से कोई लेना देना नहीं है। नहीं ठीक है, वो तो आप जो बोल रहे हैं वो जातिवाद पे जाइएगा तो सर बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात बोला कि देखिए 2024 में उन लोगों ने संविधान आरक्षण को लेकर बात कही, वोटर को बरगला दिया। आप सर लेकिन ये भी कहते हैं कि वोटर तो समझदार है, किसी की चुकनी चुपड़ी बातों में थोड़ी आता है, तो समझदार आदमी कैसे बरगलेगा सर, ये भी तो सवाल है। नहीं कुणाल जी, बहुत बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि देश को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को समझाने का काम किया कि परिवारवाद को निकाल फेंकिए। हाँ। और अखिलेश यादव जो परिवारवादी पार्टी है 37 सीट लेके आ जाते हैं। हाँ। हमने हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये जातिवादी बातें करते हैं। एक ही जात के विकास में ये लोग लगे भी रहते हैं और जाति जनगणना कर करके और ये लोग जाति करते हैं। तो ये जातिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी ये सफल कैसे हो जा रहे हैं? तो अभी इसका मतलब देश के लोगों को समझाना इस विषय पर बाकी है। अच्छा, आगे विमर्श बनेगा। तो वही कोशिश आप कर रहे हैं ना? अब बिल्कुल कर रहे हैं, हम सामाजिक समरसता की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तिवारी साहब। देखिए पासी साहब, जातिवाद के बंधन से भारत को मुक्त करने के लिए तिवारी साहब कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए कुणाल साहब, मंच पे कोई बात कहना और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में ग्रहण करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक हिंदू व्यक्ति, तिवारी जी हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा से कह रहा हूँ, एक हिंदू व्यक्ति मेरे ख्याल जो कथा वथा में विश्वास करता है वो अपने जीवन में 100 बार कथा सुनता होगा। लेकिन उससे पूछ लीजिए कि उसको 100 बार में याद क्यों नहीं हुआ। भाई लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है, छात्र स्कूल में पढ़ता है तो एक बार 2 बार पढ़ने के बाद उसको याद हो जाता है, और ये 100 बार कथा सुनते हैं उसके बाद इनको याद नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, केवल फॉर्मेलिटी अदा की। तो तिवारी जी का जो कहना है, तिवारी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि इस देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह के लड़के इस समय विधायक हैं, और जो देश के गृह मंत्री है आदरणीय अमित शाह जी, उनके लड़के क्या है? वो तो आईसीसी के चेयरमैन। इनके में अगर हम करें, हम किसी को बना दें तो हम परिवारवाद कर रहे हैं। ये अपने पार्टी में कितने लोग बतावें कि ये कितने लोगों के बेटे और सब मंत्री हैं। तो पासी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं और दूसरों घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं? ये जी, और इनके कथन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हाँ। ये समानता की बात नहीं करते हैं। हाँ। ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। ठीक है। और सबका साथ सबका विकास का नारा भी इनका झूठा है। ठीक है। हमारा जिला बहराइच, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, वो गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड में पिछड़ा हुआ जिला है, एक जमाने से है। ठीक है। और 2014 से इनकी सरकार है। मतलब आपका कहने का मतलब है कथनी करनी में अंतर है। अब देखिए जनता समझदार है, बड़ा अंतर है। ये केवल गुमराह करते हैं लोगों को, ध्यान भटकाते हैं। ठीक है, जनता लेकिन समझदार है, वो देख समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए बात उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की हो तो रही है, और जो राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है उसमें हिंदुओं को एक करने की कोशिश है। लेकिन क्या जो हिंदू समुदाय के अंदर जातिवाद की प्रथा है वो इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी निगाह रहेगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।